हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 8th ऑफ अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस। और अब हर संडे को आपको एनालिसिस मिलेगा। सो और आज के हम न्यूज़पेपर का देखें तो आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स नहीं आते, बट दो पेजेस होते हैं। सो फर्स्ट पेज अबाउट दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे क्लर्क के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो इसी वजह से वो स्किप करना पड़ेगा आपको पेज, वो स्किप करिए। अगर हाँ किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ही और शी कैन रीड। एक पेज और आता है, इट्स अबाउट दी एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो उसमें एनालिसिस होता है जो भी वीक में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स होते हैं उसके ऊपर। तो आज के न्यूज़पेपर वो 4 है, जिसमें से अपन एक ही जो है, एक ही न्यूज देखी जाए, एक ही न्यूज, एक ही एफएक्यू जो है वो हमारे examination perspective से important होगी। So here we start the analysis of today's newspaper. So the first news. So हुआ क्या? अभी हमने बेसिकली थर्सडे या फ्राइडे की न्यूज़पेपर में एक न्यूज था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट से पूछा था कि आपने जो कमेटी बनाई थी अबाउट द मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, कोविड पैंडेमिक में जो आई थी 2020 में, जो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी अबाउट दी ऑक्सीजन को लेकर, वो कमेटी की रिपोर्ट आप दो कि कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हुई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने स्टेट में कितनी कितनी ऑक्सीजन गई है। फाइनली गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया। गवर्नमेंट ने बोला कि ऑक्सीजन कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन कमेटी हमने बनाई नहीं, और इसी के चलते हम डेटा डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कोई कमेटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जब कमेटी को एग्जिस्ट करती नहीं है तो डेटा होगा ही नहीं, तो हम कहां से आपको डेटा प्रेजेंट कर दें? ये यूनियन गवर्नमेंट का कहना है। ओके, तो फाइनली यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आ चुका है, और उसमें उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि आप जिस कमेटी की बात कर रहे थे और आप जिस डेटा की बात कर रहे थे कि डेटा को डिस्क्लोज करो कि कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हुई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने स्टेट में कितनी ऑक्सीजन गई है। हमारे पास खुद डेटा नहीं है क्योंकि हमने कोई कमेटी बनाई नहीं है, ऐसी कमेटी को एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये फाइनली रिप्लाई आ चुका है। Moving further, so it's a very very proud moment for India. So नीरज चोपड़ा जो है इन दी जैवलिन थ्रो, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, एंड इट्स ओनली he is only 23-year-old person, 23-year-old boy। एंड अगर हम बात करें तो एथलेटिक इवेंट्स में ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स इवेंट में पहला गोल्ड मेडल है। ट्रैक एंड फील्ड देखते हैं अपन, तो ट्रैक एंड फील्ड में यह पहला गोल्ड मेडल है इंडिया का। सो इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। और इंडिविजुअल कैटेगरी में देखें सो इट्स अ सेकंड गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था वो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में आया था बाय अभिनव बिंद्रा इन दी 10 मीटर राइफल इवेंट में। ओके, और अभी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। सो कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ चीजें याद जैसे रखनी है कि अगर जब से ओलंपिक में डेब्यू हुआ है 1900 से, जब से इंडिया ने ओलंपिक डेब्यू किया है, तो ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया 1900 में कभी जीता नहीं। सो एक पर्सन थे नॉर्मन प्रिटकार्ट, तो नॉर्मन प्रिटकार्ट ने 2 एथलेटिक इवेंट में, सो इट्स 200 मीटर रेस एंड 200 मीटर हर्डल रेस, उन दोनों में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन 1900 में इंडिया नहीं हुआ करता, इट्स ब्रिटिश इंडिया। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक इवेंट में ये पहला गोल्ड मेडल है। ट्रैक एंड फील्ड में ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए, और इंडिविजुअली ये दूसरा गोल्ड मेडल है आफ्टर अभिनव बिंद्रा। और इनका जो बेस्ट रहा ओलंपिक्स में रिकॉर्ड, इट्स 87.58 मीटर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को याद भी हो जाएगा, ये याद ऐसे हो जाएगा क्योंकि चेन्नई सुपर किंग सीएसके की जो टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स ने अनाउंस किया है कि हम लोग एक जर्सी निकालेंगे, एक जर्सी हम लोग निकालने वाले हैं, और जर्सी का जो नंबर होगा इट्स 8758। ओके, सो जस्ट लर्न इट, इट्स अ रिकॉर्ड, एंड it's basically not a record but it's a highest throw in the Olympic, Tokyo Olympic 2020 in the javelin throw में। ओके, और अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी ओलंपिक्स में हुआ है तो वो टोक्यो ओलंपिक में हुआ है। और टोक्यो ओलंपिक अब खत्म हो गया, कल लास्ट डे था सारे इवेंट्स का। तो टोक्यो ओलंपिक्स में बेसिकली इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रही है। अभी तक इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था तो वो रियो ओलंपिक में किया था विद दी 6 मेडल्स, एंड
जिसमें से 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। और अभी की हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स में तो 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर्स है एंड 4 ब्रॉन्ज है। और कल एक और ब्रॉन्ज मेडल आया था बाय द रेसलर बजरंग पूनिया। ओके, बजरंग पूनिया ने 65 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, सो मूविंग फॉरदर, अच्छा कुछ इवेंट जैसे जो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन सम नोटबुक जहां पर आप जब रिवीजन करो तो आपको याद आता रहे और आप भूले ना। मूविंग फॉरदर, सो देयर समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो अगेन देयर समथिंग अबाउट सिटी, सो दिस इज समथिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल स्किप करना है। यस, सो अभी सदर्न पेज में कर्नाटका की बात हुई, तो कर्नाटका में जो एग्जिस्टिंग प्रीवियस जो चीफ मिनिस्टर थे तो वो थे येदुरप्पा। तो येदुरप्पा को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिस्प्यूट विद इन दी पार्टी, और जिसके चलते बसवराज बोमई को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अच्छा, बसवराज बोमई याद रखना, तो एक बहुत फेमस केस हुआ था एसआर बोमई जो केस हुआ था। तो एसआर बोमई जो केस था, इट्स अबाउट दी गवर्नर्स की पावर को लेकर, कि गवर्नर्स की पावर क्या होंगी उसको लेकर था। ओके, गवर्नर्स की पावर को लेकर था। और हाँ, एसआर बोमई के जो बेटे हैं बसवराज बोमई, वो अब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है। और कल बेसिकली पोर्टफोलियो बांटा गया, और जिसमें से जो बसवराज बोमई न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड तो नहीं है, न्यूली अपॉइंटेड है, तो उनको पोर्टफोलियो बांटा गया, तो उसमें फाइनेंस और इंटेलिजेंस उन्होंने अपने पास रखा है। ओके, सो राइट इट डाउन, बसवराज बोमई इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन बीइंग क्योंकि ही इज द सन ऑफ एसआर बोमई, और एसआर बोमई केस था एंड इट्स अ वेरी फेमस केस। इट्स अबाउट द गवर्नर्स की पावर को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज में हम देखेंगे तो एमपी, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फ्लड आया है बिकॉज ऑफ दी बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई। और जहां पर रिवर्स जो है, जहां पर रिवर्स आती रहती है, जैसे चंबल रीजन हुआ, चंबल रीजन की हम बात करें तो जैसे लाइक मोरेना, गुना एंड ग्वालियर, तो यहां पर बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, और जिसके चलते अराउंड 24 लोगों की डेथ हुई है मध्य प्रदेश में, 24 लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द फ्लड। और देखा जाए तो अभी तक अराउंड 8,800 लोगों को रेस्क्यू किया गया फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट्स में से। ओके, बहुत ज्यादा फ्लड आ रहे हैं इन दी चंबल डिवीजन, चंबल रीजन एंड ग्वालियर रीजन में बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है। मूविंग फर्दर, सो सुंदरबन, पहले अपन सुंदरबन के बारे में समझ लेते हैं। तो सुंदरबन को देखा जाए तो अगर हमने इंडिया का मैप देखा हुआ है तो इंडिया का मैप ऐसा कुछ है, ये रहा, यहां है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, इसको वेटलैंड बोलते हैं। तो लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया अगर कोई है वर्ल्ड में तो इट्स सुंदरबन। कभी भी कोई पूछेगा कि लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया कहां पर है, तो सुंदरबन वेटलैंड, बेसिकली सुंदरबन फॉरेस्ट में, सुंदरबन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया इन द वर्ल्ड। और इकोलॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेटलैंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो कोरल रीफ जो होते हैं यहीं से आते हैं, और बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहीं से, वेटलैंड से ही इमर्ज होते हैं। हुआ ये, एक रिपोर्ट निकल के आई और रिपोर्ट में पता लगा कि सुंदरबंस में बहुत ज्यादा प्लास्टिक को बेसिकली बहुत ज्यादा प्लास्टिक जो है वो डंप किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया के एनवायरमेंट को लेकर, इंडिया की इकोलॉजी को लेकर, बहुत बड़ा बेसिकली इशू है ये। और इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट भी बोल रही है कि प्लास्टिक जो है, क्योंकि प्लास्टिक इट्स नॉट अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं होता, मतलब वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता, वो एनवायरमेंट में घुल नहीं सकता, जैसे कि पेपर घुल जाता है, प्लास्टिक नहीं घुल सकता। ओके, सो प्लास्टिक को ड्राउन ना किया जाए इन दी सुंदरबन रीजन में, नहीं तो इंडिया के एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब है। राजीव गौबा, नेक्स्ट न्यूज, तो राजीव गौबा बेसिकली बात करें तो राजीव गौबा ही इज द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। इनका भी रिटायरमेंट होने वाला था इस ईयर में ही, अगस्त तक इनका रिटायरमेंट हो जाता, अगस्त 30 तक। बट राजीव गौबा जो है कैबिनेट सेक्रेटरी, उनका जो टेन्योर है वो 1 साल का, और उनको एक्सटेंशन मिल गया, 1 साल का और उनको एक्सटेंशन मिल गया। सो ही इज दी करंट कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी
इंडिया में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, रेलवे के एम्प्लॉइज, आईएएस ऑफिसर्स, एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनका जो बॉस है ना वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और आईएएस की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो आईएएस में सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है, अगर आप हायर पोस्ट पर जा सकते हो, तो दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुहा, ही इज फ्रॉम द झारखंड कैडर, उनका 1 साल का और टेन्योर जो था वो एक्सटेंड हो गया। सो ही विल बी द कैबिनेट सेक्रेटरी टिल 30th August 2022। उसके बाद अगर फिर से एक्सटेंशन होगा तो एक्सटेंशन कर सकती है गवर्नमेंट, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में अराउंड बात करी जाए तो इट्स 5,000 पेरेंट्स थे, 5,000 रिस्पोंडेंट्स थे, मतलब पेरेंट्स से, एकेडमिशियंस थे, स्टूडेंट्स थे। और मोस्ट ऑफ द सर्वे में जो लोग बैठे हुए थे रिस्पोंडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, उनका यही कहना है कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं कन्वेंशनल लर्निंग पर। और कन्वेंशनल लर्निंग मतलब जब इन पर्सन टीचिंग होती है, इन पर्सन टीचिंग में अभी भी लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। तो शायद ऑनलाइन एजुकेशन इट्स अ नेसेसिटी हो गई थी इन दी कोविड सिनेरियो में, बट अब हम बात करें तो जब से अभी लॉकडाउन हटने लगा और बहुत सारी जगह लॉकडाउन जो थे वो लॉकडाउन ईज डाउन होने लगे, और बात करी जाए तो बहुत सारे स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कोचिंग इंडस्ट्रीज भी खुल गई हैं। सो अब देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा चेंज आएगा, एंड पेरेंट्स भी पुश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कन्वेंशनल लर्निंग पे ही जाए, इन पर्सन टीचिंग करें। ऑनलाइन लर्निंग में उनका इतना ट्रस्ट नहीं है। तो अराउंड 93% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब रिस्पोंडेंट्स बिलीव कि इन पर्सन टीचिंग होनी चाहिए, कन्वेंशनल लर्निंग में उनका ट्रस्ट है, ना कि ऑनलाइन एजुकेशन जो कि अभी अभी इमर्ज हुआ बहुत ज्यादा। So again important news, so ये थोड़ा सा इसको मार्क नहीं किया, but just mark it, I'll mark this news. So जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर मिली, and the name of the director is Drishti Banerjee. So Drishti Banerjee, she is the first women director of जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Okay, moving further, सो एक इंसिडेंट हुआ था इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की एक प्लेयर है वंदना कटारिया। सो वंदना कटारिया, शी इज फ्रॉम हरिद्वार, उत्तराखंड। और अगर बात करें तो वंदना कटारिया इज फ्रॉम द बेसिकली लोअर कास्ट। ओके, सो उनके फैमिली के अगेंस्ट कास्टिज्म हुआ था। उनके जो नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनको बेसिकली उनके ऊपर एट्रोसिटीज की गई थी। अभी रिसेंटली जब वंदना कटारिया ओलंपिक्स में खेल रही थी, उनका मैच था, तो उनके फैमिली को एट्रोसिटीज और कास्टिज्म फेस करना पड़ा, कास्टिज्म अब्यूज फेस करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है और ये चीज हमको समझनी चाहिए एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड सिविलियन ऑफ इंडिया, कि हमें कास्टिज्म में बिलीव नहीं करना चाहिए, मतलब कास्टिज्म अब्यूज नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी शेमफुल। और ये बात बेसिकली इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, उन्होंने भी बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वंदना कटारिया की बात करें तो वंदना कटारिया में ओलंपिक्स में 4 गोल्स किए। सो उनका यही कहना है कि हम कास्टिज्म से ऊपर वाली चीजें करते हैं, हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे अगेंस्ट कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म अब्यूज नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे प्लेयर के अगेंस्ट होना चाहिए। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेयर, इट्स नॉट अबाउट द कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इट्स अबाउट द कि सारे इंडिया में जितना भी है तो अब्यूज नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये बेसिकली फंडामेंटल राइट में भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया आर इक्वल, दे विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दे विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कलर, रिलीजन। लेकिन तब भी इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और इतनी फेमस प्लेयर के अगेंस्ट हो रहा है। सो जो ट्रू रियलिटी होगी इंडिया की अबाउट द कास्टिज्म अब्यूज की, वो तो कुछ अलग ही होगी। मूविंग फर्दर, सो जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 की जो वैक्सीन है, इट बिकेम द 5th वैक्सीन इन इंडिया जिसको डीजीसीआई ने नॉट दे दिया। ओके, डीजीसीआई ने नॉट दे दिया है और परमिशन दे दी है कि हम उसको इमरजेंसी यूज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड द नेम ऑफ द वैक्सीन इज जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, इतना याद रखना।
उसको अप्रूवल मिल गया है, उसको अप्रूवल मिल गया है। जॉनसन जॉनसन वैक्सीन जो है इट्स अ 5th वैक्सीन इन इंडिया जिसको इमरजेंसी परमिशन मिली है यूज करने के लिए। और हम बात करें तो अभी तक कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 थी। ओके, सो अभी ये इट्स अबाउट बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि दारा शिकाओ की जो ग्रेव है ना अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। अच्छा, दारा शिकाओ है कौन? तो दारा शिकाओ की बात करें तो दारा शिकाओ बेसिकली मुगल एम्परर थे कुछ समय तक। जब शाहजहां की डेथ हुई तो बेसिकली जब औरंगजेब जो थे, तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकाओ। और औरंगजेब इट्स अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन अबाउट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे वो, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो बेसिकली मौलवीज और मौलानास के बीच में हुई। लेकिन दारा शिकाओ जो उनके बड़े भाई थे, तो बनाया उन्हीं को गया था। शाहजहां के जो बेटे थे, बड़े बेटे थे दारा शिकाओ, बनाया उन्हीं को गया था। आफ्टर दी शाहजहां ने अनाउंस कर दिया था कि दारा शिकाओ विल बी दी मुगल एम्परर, विल बी दी नेक्स्ट मुगल एम्परर। और उन्होंने बहुत सारी चीजें देखने भी लगे थे। बट दारा शिकाओ इट्स अ वेरी लिबरल पर्सन, और उनका कॉन्सेप्ट रिलीजन को लेकर ये था कि हर रिलीजन में कुछ अच्छी बातें होती हैं। तो रिलीजन को लेकर वो बहुत ज्यादा लिबरल थे, जिसके चलते बहुत सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी और बिगर ऑफिशियल जो थे मुगल एम्पायर में, वो दारा शिकाओ के अगेंस्ट में थे और औरंगजेब के फेवर में आ गए वो, जिसके चलते एक वॉर हुई थी बिटवीन दी औरंगजेब एंड दारा शिकाओ, और जिसमें दारा शिकाओ हार गए थे और उन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया था मुगल एम्परर की सीट के लिए। सो इसी के चलते ऐसा बोला जाता है कि जो हुमायूं टॉम है, जो हुमायूं का टॉम है, जहां पर हुमायूं की ग्रेव है, वहां पर ही दारा शिकाओ की ग्रेव बनी हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने बोला कि अभी भी दारा शिकाओ की जो टॉम है ना, जो ग्रेव है, वो भी मिस्ट्री बनी हुई है। अभी किसी को नहीं पता कि दारा शिकाओ की जो ग्रेव है वो कहां पर है। और ऐसा लोग कहते हैं कि हुमायूं टॉम में ही उनकी ग्रेव जो है वो लोकेटेड है। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको डिनाई किया है और बोला है कि ऐसा नहीं है, एंड वो भी अभी मिस्ट्री बनी हुई है, वी डोंट नो। अगेन सो ममता जो है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, वो चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर डायलॉग हो, मतलब डिस्कशन हो। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है क्या? अभी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें यह था कि पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट था, सब्सिडीज जो थी, वो सब्सिडीज कट करने के बाद फार्मर्स पे ऑफ करते थे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 100 रुपीज और सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दे रखी है 75 रुपीज, सो 25 रुपीज अब बेसिकली देना पड़ता था फार्मर्स को। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग होगा क्या कि 100 रुपीज का बिल आया तो फार्मर्स को 100 रुपीज देने ही पड़ेंगे, फार्मर्स को 100 रुपीज देने ही पड़ेंगे। बट आफ्टर द पेइंग ऑफ द बिल, उनका जो सब्सिडी वाला अमाउंट है 75 रुपीज उनके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये करने का मेन रीजन क्या था? ये करने का बेसिकली मेन रीजन गवर्नमेंट का ये था कि अभी भी फार्मर्स जो है उनको लगता है कि सब्सिडीज मिल रही है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और फालतू में इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा जब फार्मर्स को यह पता लगेगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत पहले ही से पे ऑफ करना है और लार्ज अमाउंट पे ऑफ करना है। ओके, इसी चीज को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया, और इसमें बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म। तो लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने बोला कि फार्मर्स वाले जो इश्यूज होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं और उस पर यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, और इसी के चलते ममता बनर्जी जो है वो डायलॉग चाहती है ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो कल हमने पढ़ा था कि जो निमरोज की प्रोविजन कैपिटल है वो अब तालिबान ने सीज कर ली है, एंड कल एक और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तालिबान ने दूसरी अफगान सिटी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। सो इट्स अ कैप्चर ऑफ, बेसिकली बात करें तो शैवरिगन सिटी है वो भी उनके कंट्रोल में आ चुका है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है तालिबान की हम बात करें, तालिबान जो है ना, अच्छा इसको अपन एक बार ऑन मंडे और ट्यूसडे तालिबान इशू पे अपन बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं।
तालिबान के बारे में समझेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंटरनेशनल, बात करें तो इंटरनेशनल बहुत बड़ा इशू है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान वाला इशू। तो अपन तालिबान समझेंगे, तालिबान इमर्ज कैसे हुआ, तालिबान के पीछे क्या है, तालिबान इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ना, और ये अफगानिस्तान में अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, इसको बनाया किसने, यूएस क्यों अफगानिस्तान में आया था आफ्टर 9/11, और बहुत सारे इंसिडेंट्स अपन समझने वाले हैं तालिबान को लेकर, लेकिन नॉट टुडे, वी विल अंडरस्टैंड दिस इशू ऑन मंडे। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट चाइना। तो चाइना ने बोला है कि हम अपनी वैक्सीन को लेकर ग्लोबल पुश करेंगे, ग्लोबली हम आउटरीच करेंगे वैक्सीन को लेकर, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग 2 बिलियन डोजेज जो है वो ग्लोबली डोनेट करने वाले हैं। 2 बिलियन वैक्सीन, 2 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन हम लोग डोनेट करेंगे। मूविंग फर्दर, सो अगेन यूएस की हम बात करें तो यूएस में भी अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। ऑन एन एवरेज अराउंड 1 लाख केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के यूएस में, 1 लाख केसेस आ रहे हैं, और रिपोर्ट में यही निकल के आया कि दोज हु नॉट गॉट वैक्सीनेटेड वो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उनमें वायरस स्प्रेड हो रहा है। सो दिस समथिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जिसको इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है। ओके, सो आई विल टेल यू कि क्या पढ़ना है। तो वैक्सीन वाला नहीं पढ़ना है, just skip at vaccine, this one. So Ladakh glacier retreat due to warming, low winter precipitation, fine study. ये पढ़ सकते हो अगर पढ़ने का मन है, बट पढ़ने का मन हो, बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो you can skip it if you have any interest in science and technology, and then you can study this news in the science and technology. तो ये बताता है कि वार्मिंग में कैसे बेसिकली लद्दाख ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट कैसे करेगा, क्योंकि वार्मिंग से बेसिकली ग्लेशियर जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी टेरिटरीज जो है वो सबमर्ज हो जाएंगी सीज में, ओशंस में, और उसके साथ साथ फ्लड्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। मूविंग फर्दर, सो यस, सो अब FAQ की बात करें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करें, तो ये आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि हमने देखो दिस अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, कि अभी जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को स्क्रैप किया गया उसके बारे में, तो ये अपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दिस वन इज अबाउट दी कि अभी सर्कुलर इशू हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में कि जो भी स्टोन पैडलिंग और जो भी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होगा जम्मू एंड कश्मीर में, उनको गवर्नमेंट जॉब्स और पासपोर्ट नहीं दिए जाएंगे, तो उसके बारे में दिया गया, डिस्कस किया था। तो हाँ, ये रीड करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, रीजन भी क्योंकि अपने बहुत ज्यादा डिस्कस किया इस पे, तो रीड इट ऑन योर ओन। ओके, एंड दिस समथिंग अबाउट ई-रूपी। तो ई-रूपी प्लेटफॉर्म जो आया था जिसमें डिजिटल वाउचर्स पेमेंट सिस्टम होगा, कि आप वाउचर्स मतलब जिस पर्सपेक्टिव से आप पेमेंट कर रहे हो उसी पर्सपेक्टिव से बेसिकली वो पैसा लगाया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, इट्स ओनली अबाउट द प्राइवेट कंपनीज एंड द पब्लिक कंपनीज। एंड यस, सो यस, स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें, स्पोर्ट्स न्यूज में इट्स ओनली अबाउट द नीरज चोपड़ा, जिन्होंने कल गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, एंड इट्स द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एथलेटिक इवेंट। ओके, सो रीड इट, ओलंपिक्स स्पोर्ट्स न्यूज में जो आपके पर्सपेक्टिव से आपको इंपॉर्टेंट लगे। आज का स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ो, जितना आपको पढ़ने का मन करे उतना पढ़िए, आज ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा एडिटोरियल्स का, जस्ट रीड इट। ओके, सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय डे, बाय बाय गाइस।